में इबारती प्रश्न कर रहे थे ना। इसमें समांतर श्रेणी पहले बनाया जाता था, फिर उसके बाद सवाल को हल किया जाता था। तो जो इबारती प्रश्न थे वो यनवा पद पर आधारित है। यनवा पद का मतलब an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an क्या है? यनवा पद। a क्या है? प्रथम पद। n क्या है? पदों की संख्या। d क्या है? सार्व अंतर। तो कुछ सवाल हम लोग कल किए थे, ठीक है। तो कुछ सवाल और देख लें। देखिए, ये प्रश्न है कि 2000 की राशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। कितनी राशि? 2000 रुपए। कितने दर से? 7% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। और कह रहा है कि वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना कीजिए। क्या प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज समांतर श्रेणी में है? हमें चेक करना है कि जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज समांतर श्रेणी में है। यदि हाँ, तो 20 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए। 20 वर्ष के अंत में प्राप्त क्या ज्ञात कीजिए? ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए, तो देखिए, ये प्रश्न है कि 2000 रुपए की राशि है। कितने रुपए की? 2000 रुपए की। 7% वार्षिक ब्याज की दर से 7% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है, ठीक है। वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना करना है कब? वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में। और पूछ रहा है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। पूछ रहा है कि जो ब्याज है वो ब्याज क्या समांतर श्रेणी में है। और कह रहा है कि 20 वर्ष में ब्याज क्या होगा। 20 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, ये चीज है। तो पहले हम सवाल को समझें कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल ये कह रहा है कि 2000 रुपया 7% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। निवेश माने जमा किया जाता है। जैसे जब हम बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं तो ब्याज मिलता है ना, तो वही है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिला? जो ब्याज मिला वह समांतर श्रेणी में है, यह हमसे पूछ रहा है। जो ब्याज मिल रहा है वह समांतर श्रेणी में है। उसके बाद कह रहा है कि 20 वर्ष के अंत में ब्याज क्या मिलेगा, यानी 20 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए, जब भी हम समांतर श्रेणी का इबारती प्रश्न करते हैं तो उसमें पहले समांतर श्रेणी क्या होता है, क्या करते हैं? बनाते हैं। इसमें दिया नहीं रहता, हमें क्या करना होता है? बनाना होता है। अपने से नहीं, दिया रहेगा कुछ दूसरा और हम अपने से प्रश्न के आधार पर क्या करेंगे? समांतर श्रेणी बनाएंगे। यही तो इसकी खासियत है। तो ये थोड़ा सा ब्याज का प्रश्न है। तो ब्याज के बारे में जब हम लोग नवोदय विद्यालय में तैयारी कर रहे थे तो ब्याज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। वहां पर साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, उसको फिर से देख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। ब्याज मूलधन क्या है? जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं।
दर क्या है? जो प्रतिशत में लिखा होता है वही बनता है दर। समय क्या होता है? कितने साल के लिए जमा करते हैं। जैसे देखिए 2000 रुपया, कितना? 2000 रुपया 7% दर से जमा कर रहे हैं। कितने वर्ष के लिए? वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत की बात कर रहा है, इसका मतलब कितने साल के लिए जमा हो रहा है? 1 साल के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 साल। जैसे हम कहें कि 2000 रुपया हम जमा किए, हमको वर्ष के अंत में कितना पैसा मिलेगा, इसका मतलब कितने साल के लिए जमा कर रहे हैं? 1 साल के लिए। तो 2000 रुपया 7% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल के लिए जमा कर रहे हैं, तो ये जो 2000 है वो बन जाएगा मूलधन, और जो प्रतिशत वाला है वो बन जाएगा दर, और 1 बन जाएगा समय। ठीक है? तो यहां पर देखिए कि 2000 रुपया 7% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया जाता है, तो वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? यहां पर मूलधन क्या होगा? 2000 रुपया। क्या होगा? 2000 रुपया। दर क्या होगा? जो प्रतिशत में लिखा है, प्रतिशत में क्या लिखा है? 7। समय क्या होगा? वर्ष के अंत में बात कर रहा है, यानी कितने वर्ष के लिए बात कर रहा है? 1 वर्ष के लिए, बटे 100। कितना आ गया? 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 20 सते 140 रुपया। यानी 2000 रुपया हम जमा करेंगे तो उस पे ब्याज कितना आया? 140 रुपया। ये कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष के अंत में। अगर 2 वर्ष के अंत में देखें तब पहले वर्ष के अंत में कितना आ गया? 140 रुपया। इधर एक कहीं 140 लिख लें पहले वर्ष के लिए। अगर 2 वर्ष के लिए करेंगे तो सब कुछ तो वही रहेगा, जहां 1 हो जाएगा वहां क्या हो जाएगा? 2। यही ना होगा भाई? मूलधन तो वही 2000 रुपया जमा कर रहे हैं, 2 साल में कितना मिलेगा ब्याज? दर वही है, तो क्या करेंगे? 140 गुणे 2, यानी कितना हो गया? 280। तो दूसरे वर्ष में क्या हो गया? 280। तीसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे? तीसरे वर्ष के लिए कितने का गुणा करेंगे? 3 का। तो अब 140 में कितने का गुणा हो जाएगा? 3 का। है ना? होगा 140 14 तिया 42, 420। ठीक है? चौथे वर्ष के लिए करेंगे तो 140 में कितने का गुणा करेंगे? 4 का। 14 चौक का क्या हो जाएगा? 56। ये समझ में आया? तो हमने ये देखा कि ये 2000 रुपया अगर 7% वार्षिक ब्याज की दर से जमा हो रहा है तो वर्ष के अंत में ब्याज कितना मिलेगा? पहले वर्ष में ब्याज कितना मिला? 140। पहले वर्ष में कितना मिला? 140। दूसरे वर्ष में कितना मिला? 280। तीसरे वर्ष में क्या मिला? 420। चौथे वर्ष में कितना मिला? 560। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। यही होगा ना? ये कहां से आया? ये समझ में आया? साधारण ब्याज जब हम लोग नवोदय विद्यालय पढ़ रहे थे तो नवोदय विद्यालय में साधारण ब्याज एक पाठ है। उस पाठ में साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ये सूत्र होता है। मूलधन क्या होता है? जो पैसा हम जमा करते हैं। दर क्या है? जो प्रतिशत में ब्याज की दर होती है उसी को कहते हैं दर। तो 7 हो गया। समय का मतलब कितने वर्ष के लिए बात कर रहे हैं? 1 वर्ष के लिए करेंगे तो समय की जगह 1 रखे तो कितना आया? 140। 2 वर्ष के अंत में बात किए तो समय की जगह क्या रखे? 2, तो क्या आया ब्याज? 240। 3 वर्ष के लिए समय की जगह क्या रखें? 3 रखें तो क्या आया? 420।
4 वर्ष के लिए समय के लिए क्या रखे, 4 रखे, तो क्या आया 560। हमसे पूछ रहा है चेक करने को, जांच करने की बात कर रहा है कि जांच करिए कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। तो याद करिए हम लोग जांच करने के लिए क्या निकालते थे, सर्वांतर। इनके बीच का सर्वांतर निकालिए। 280 में से 140 घटा दीजिए, कितना आ गया बच्चा, 140। यहां पर सर्वांतर क्या आ गया, 140। इसके बीच का सर्वांतर निकालिए। अगले में से पिछला घटाएंगे, 420 में से 280 घटा दिए, क्या आया 140। यहां भी सर्वांतर क्या आया 140। इसके बीच 560 में से क्या घटाएंगे, 420, कितना आया 140। तो सर्वांतर हर स्थिति में क्या है, समान है। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में है। एक काम तो हमारा हो गया, हमें चेक करना था कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, हमने चेक कर लिया। ये बात तो सही हो गई कि 140, 280, 420 और 560 ये सभी किसमें हैं, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। सर्वांतर से हमने निकाल लिया कि यह जो है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 20 वर्ष के अंत में ब्याज पूछ रहा है। कितने वर्ष के अंत में, 20 वर्ष के। यानी यहां पर यन का मान कितना है, 20। इस तरह से ये पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो 20वें साल, ये पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, इस तरह से 20वें वर्ष में 20 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। यही ना है, a का मान कितना है बताइए, पहला पद, प्रथम पद कितना है 140। n का मान कितना दिया है 20, 20 वर्ष की बात कर रहा है। और d का मान कितना है, हम लोग निकाले हैं सर्वांतर, अभी निकाले थे। अगले में से पिछला घटा के 280 में से 140 घटाए थे, क्या आया था 140। तो क्या हुआ 140 धन n का मान क्या है 20 ऋण 1 गुणे d का मान क्या है 140। ठीक है, अब देखिए यहां से 140 धन 20 में से 1 गया, कितना हुआ 19 गुणे 140। अब 140 यहां भी है, 140 यहां भी है, हम कॉमन ले सकते हैं। यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 19। तो कितना हो गया 140 गुणे कितना हो गया 19 से 20। तो 1 शून्य यहां से, 1 शून्य यहां से, 14 दूनी 28। इतना रुपया, यही हमारा क्या होगा आंसर। बात समझ में आई। तो हम लोग कर क्या रहे थे, क्या किए हैं, 2000 रुपए 7% वार्षिक ब्याज की दर से वर्ष के अंत में ब्याज निकालना है कि वर्ष के अंत में कितना ब्याज लगेगा, यही ना करना है। और पूछ रहा है कि जो ब्याज निकल रहा है वर्ष के अंत में, क्या वह ब्याज समांतर श्रेणी में होगा, यानी जो ब्याज निकालेंगे वह समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। साधारण ब्याज का सूत्र हमारे पास पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है 2000 जितना जमा करते हैं, दर कितना है जो प्रतिशत में रहता है वही होता है दर। समय पहले वर्ष के लिए समय का की जगह 1 रखेंगे तो ब्याज का मान कितना आया है 140।
फिर दूसरे वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए रखेंगे तो 280, 3 वर्ष के लिए रखे 420, 4 वर्ष के लिए रखे 560। इस तरह से चलता गया। तो हमको चेक करना था कि क्या यह समांतर श्रेणी में है, तो हमने चेक कर लिया, सर्वांतर निकाल लिया और सबका सर्वांतर क्या आया 140, यानी यह समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो 20 वर्ष के अंत में हमें ब्याज पूछ रहा है, यानी n का मान कितना हो गया 20, प्रथम पद क्या है 140, n का मान हो गया 20, d यानी सर्वांतर, अगले पद में से पिछला पद घटा लिए, सूत्र लगा लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसको सॉल्व किए, हमारा आ गया 2800 रुपया। ठीक है, चलिए इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न है कि एक फुलवारी की पंक्ति में 43, दूसरी में 41 और तीसरी में 39 इत्यादि गुलाब के पौधे हैं। यानी पहली पंक्ति में कितना है 43, दूसरी में 41 और तीसरी में 39 गुलाब के पौधे हैं। यदि फुलवारी की आखिरी पंक्ति में यानी अंतिम पंक्ति में 11 गुलाब के पौधे हैं, कितने हैं 11, तो फुलवारी में पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए वही है, कुछ अलग नहीं है। एक फुलवारी है, क्या है फुलवारी की जो पहली पंक्ति है, पहली लाइन है, उसमें कितने हैं पौधे हैं 43, दूसरी पंक्ति में कितने हैं 41 और तीसरी पंक्ति में कितने हैं 39। और इस तरह से करते करते अंतिम पंक्ति, कौन एकदम अंतिम पंक्ति में कितने हैं 11, अंतिम पंक्ति में कितने हैं 11 गुलाब के पौधे हैं। तो फुलवारी में कुल कितने पंक्ति हैं, पंक्तियों की संख्या हमसे पूछ रहा है। ये देखिए वही चीज दिया है, पहली पंक्ति में 43, दूसरी में 41 और तीसरी में क्या है 39। इस तरह से करते करते अंतिम पंक्ति में कितने हैं 11, अंतिम पंक्ति में 11 हैं। तो हमसे कह रहा है कि बताइए टोटल कितनी पंक्ति हैं, यानी पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है n का मान। तो क्या क्या पता है हमें 43, 41, 39 यही ना है। पहली पंक्ति में 43, दूसरे में 41, तीसरे में 39। इस तरह से करते करते अंतिम में कितना है 11। तो कितने संख्या में है पंक्ति कुल, यही निकालना है। यानी हमें क्या निकालना है n का मान। तो इसमें ये देखिए पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं। 43 में से 43 और 41 के बीच अंतर क्या हुआ ऋण 2, इनके बीच अंतर क्या हुआ ऋण 2। ऋण 2 कैसे आया, अगले में से पिछला घटाया, 43 में से 41 में से 43 घटाएंगे क्या आएगा ऋण 2, 39 में से 41 घटाएंगे क्या है ऋण 2। इसका मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है, सर्वांतर समान है, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। अब क्या होगा, अब सूत्र हमारे पास है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अंतिम पद ये क्या है यनवा पद, यनवा पद कितना दिया है, यहां से देखिए a का मान कितना है 43, n का मान तो पूछ ही रहा है, और an का मान क्या है, an का है यनवा पद कितना दिया है 11, और d का मान क्या है सार्वंतर। d निकालने के लिए क्या करते हैं, अगले पद में से पिछला घटा देते हैं, यानी 41 में से 43 घटा दें, क्या आ गया ऋण 2, सब मान रख दें। an का मतलब क्या हो गया 11, a का मतलब क्या हो गया 43 प्लस n माइनस 1, d का मतलब क्या हो गया ऋण 2। अब इसको इधर करें, 11 में से 43 घटा दे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो गया, और n माइनस 1 में से 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 2n, या अभी रहने दे उसको भाग दे देंगे सीधे,
गुणे ऋण 2। 43 में से 11 गया, कितना बचा? -32। देख लीजिएगा, n-1 गुणे ऋण 2। अब ऋण 2 को इधर लाए, -32 बटे ऋण 2 बराबर n-1। ऋण ऋण में ऋण का भाग देते हैं तो क्या होता है बताइए? धन। ऋण में ऋण का भाग देंगे तो क्या होगा? धन। 2 से भाग देंगे 16 n-1, यानी n बराबर 16 धन 1, यानी कितना होगा? 17। कितनी पंक्ति होंगी? टोटल कितनी पंक्ति होंगी? 17। तो यही हमें था कि एक फुलवारी है, चीज वही है, बस समांतर श्रेणी बनाना है। पहली पंक्ति में 43, दूसरे में 41, तीसरे में 39 और अंतिम में 11 है। हमको बताइए कुल कितनी पंक्ति है? तो पंक्ति n का मान निकालना है। 43, 41, 39 ये सब किसमें है? समांतर श्रेणी में। कैसे पता चला समांतर श्रेणी में है? सर्वांतर निकालें, इनके बीच का तो क्या आया? ऋण 2। इनके बीच का ऋण 2। अगले में से पिछला घटा दिए, यानी 39 में से क्या घटा दिए? 41 -2। 41 में से 43 घटा दिए, क्या हो गया? -2। ठीक है, तो an बराबर a + n-1d। an का मान है 11, a का मान है 43, n-1 -2। इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया? 17। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपया प्रथम किस्त से शुरू करता है। शुरू में उसकी किस्त कितना है? 100 रुपया। ठीक है, यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपया प्रति माह बढ़ाता है। पहले किस्त में क्या रुपया बढ़ाता है? 5 रुपया बढ़ाता है, तो 30वीं किस्त में की राशि क्या होगी? 30वीं किस्त में कितना होगा उसका पैसा? ये वही बात है कि पहले प्रथम किस्त कितना है? क्या है? 100 रुपया। ठीक है, प्रत्येक किस्त में प्रति माह 5 रुपया बढ़ाता है। प्रत्येक किस्त में प्रथम किस्त 100 रुपया शुरू करता है और प्रति माह 5 रुपया बढ़ाता है। यानी 5 रुपया बढ़ाने का मतलब कि 100 के बाद पहला तो 100 से शुरू किया, फिर अगले बार कितना हो गया? 100 की जगह 5 रुपया बढ़ा दिया, कितना हो गया? 105। ये कह रहा है ना, 5 रुपया बढ़ाता है। पहली किस्त 100 से शुरुआत किया, अगले किस्त में 5 रुपया बढ़ाता है, फिर इसके बाद फिर 5 रुपया बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 110। फिर उसके बाद 5 रुपया बढ़ाएगा तो 115। तो इस तरह से कह रहा है कि जो 30वीं किस्त होगी वो कितनी होगी? यानी क्या पूछ रहा है? यह 9वां पद, ये नहीं पूछ रहा है 30वां पद, यानी 30वां पद हमसे पूछ रहा है। लगा लेंगे, an बराबर a + n-1d। a का मान कितना है? 100। n का मान क्या है? प्रथम पद है 100। कितनी किस्त कह रहा है? 30। अंतिम सर्वांतर क्या है? d। अगले में से पिछला घटा के देख लीजिए कितना हो गया? 105 में से 100 घटा दिए, कितना हो गया? 5। लग जाएगा? देख लीजिए, 100 + 30 - 1 गुणे 5, यानी 100 धन 29 गुणे 5। 100 धन 9 × 5 = 45 की 5, 5 दूनी 10, 4 14, यही हुआ ना? 5 9 × 5 = 45 की 5, हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10, 4 14, यानी 245 रुपया होगा। कौन सा? 30वीं किस्त, यही ना होगी? तो वही समांतर श्रेणी ही है, बस उसके कहने का तरीका है कि 100 रुपया से शुरुआत किया, 5 रुपया हर किस्त में बढ़ाता है। 100 से 105 हो गया, फिर 110 हो गया, 5 रुपया बढ़ाया, फिर 115 हो गया। तो इस तरह से 30वीं किस्त कितना होगी? ठीक है, चलिए।
देखिए जैसे हम लोग टैक्सी से घूमने जाते हैं ना, तो टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर का कितना है? 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर के बाद अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। मतलब प्रथम किलोमीटर के बाद अगर आप जाते हैं तो 8 रुपया अलग से देना पड़ेगा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया 15, 8, 8 समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या यह कथन सत्य है? कारण सहित बताइए। तो इसमें भी देखिए थोड़ा सा क्या किया है कि एक टैक्सी है, जैसे मुंबई में अगर जब जाएंगे, ठीक है, मुंबई में जाएंगे तो पहला किलोमीटर का जो किराया होता है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद फिक्स रहता है कि जितना किलोमीटर जाएंगे उतना पैसा लगेगा। तो टैक्सी से जो प्रथम किलोमीटर है, जब पहले किलोमीटर जाएंगे तो वो किराया है 15 रुपया, पहला किलोमीटर। उसके बाद दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपये में 8 रुपया जुड़ जाएगा, यानी हर किलोमीटर का 8-8 रुपये जुड़ जाएगा। तो दूसरे किलोमीटर में कितना हो गया? 23 रुपया। तीसरे किलोमीटर में तो तीसरे किलोमीटर में ठीक है, तीसरे किलोमीटर में क्या है? 15 रुपया तो है, 8 रुपया पहले किलोमीटर का, या ऐसे कर दें कि 23 रुपया में फिर 8 रुपया जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8 3 11, 31 रुपया इस तीसरे किलोमीटर का। चौथे किलोमीटर का चलेंगे तो 31 रुपये में 8 रुपया जोड़ देंगे, 39 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो पहले किलोमीटर का 15 रुपया, फिर उसके बाद हर किलोमीटर का 8 रुपया अलग से देना है, यानी 15 धन 8 23 रुपया दूसरे किलोमीटर। 2 किलोमीटर चले तो 3 किलोमीटर चले, तीसरे नहीं 3 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर चले, यहां पर 3 किलोमीटर चले और 4 किलोमीटर चले, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 प्लस 8 पहले किलोमीटर का हो गया, 15 रुपया, 8 रुपया पहले किलोमीटर का, 8 रुपया दूसरे किलोमीटर का, ये कितना हो गया? 31 रुपया। और चौथा किलोमीटर का मतलब 15 रुपया तो पहला किलोमीटर का, फिर उसके बाद 8 रुपया दूसरे का, 8 रुपया तीसरे का, फिर 8 रुपया चौथे का। तो 15 8 23 कितना हो जाएगा? 39 रुपया। यानी 1 किलोमीटर चले तो 15 रुपया, 2 किलोमीटर चले तो 23 रुपया, 3 किलोमीटर चले तो 31 रुपया और 4 किलोमीटर चले तो 39 रुपया। तो ये क्या है? 15 23 31 39, इसको यह समांतर श्रेणी में है। निकाल कर देख लिए सर्वांतर, यहां से यहां तक निकालेंगे तो 23 में से 15 घटाएंगे, तो 23 में से 15 घटाएंगे क्या होगा? 8, यानी 8 जोड़ने पर 23 आ गया, और 23 में 8 जोड़ दिए क्या हो गया? 31, 31 में 8 जोड़ दिए क्या हो गया? 39। यानी सर्वांतर क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं? अतः समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब हमसे यह भी पूछ सकता था कि ये तो समझ में आ गया ना कि पहले किलोमीटर का 15 रुपया, 2 किलोमीटर का 15 में 8 जोड़ दिए, 3 किलोमीटर का मतलब पहला किलोमीटर 15 फिर 2 बार 8 जोड़ेंगे 31 हो गया। 4 किलोमीटर में पहला किलोमीटर का कितना? 15, फिर 68 रुपया 3 किलोमीटर का, तो कितना हो गया? 39। इस तरह से ये क्रम है, यह समांतर श्रेणी में है। तो हमसे पूछेगा, मान लीजिए पूछ दिया कि मान लीजिए अगर हम 25 किलोमीटर चलते हैं तो कितना किराया देंगे? कितने किलोमीटर चलते हैं?
मान लीजिए 25 किलोमीटर का किराया, मान लीजिए पूछ दिया कि 25 किलोमीटर का किराया क्या होगा। मान लीजिए पूछ दिया 25 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर का मतलब कि n का मान कितना हो गया 25, ये ना पूछ रहा है। a का मान कितना हो गया 15, b का मान सर्वांतर हम देखे हैं निकाले हैं कितना है 23 में से 15 गया क्या हुआ 8, और an का वैल्यू यही तो निकालना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। हमें 25वां पद निकालना है। पहला का किराया है 15, फिर 8 जोड़ेंगे तो इस तरह से 25 किलोमीटर चल लेंगे तो कितना किराया देंगे। तो पहले का है 15 धन 25 माइनस 1 गुणे 8, तो 15 धन 24 गुणे 8 यानी 15 धन 8 चौका 32 के 2, 8 दूनी 16, 3 19, और 5 2 7, 9 1 10 की 0, और 1 1 2, 207 रुपया किराया देना पड़ेगा। कब? जबकि हम 25 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, तो ये है पहले किलोमीटर का 15, 2 किलोमीटर का 15 में 8 जोड़ दें, जो बढ़ते जाते हैं हर किलोमीटर का 8 रुपया अलग से देना पड़ेगा। 3 किलोमीटर का 15 प्लस 8 प्लस 8, 4 किलोमीटर का 15 प्लस 8 प्लस 8 यानी 3 बार। पहला 4 किलोमीटर का मतलब पहला किलोमीटर का 15, दूसरे का फिर 8, तीसरे का फिर 8, चौथे का फिर 8, तो ये हो गया 39। ये हो गया समांतर श्रेणी में। तो चाहे 25 किलोमीटर का निकाले, चाहे 50 किलोमीटर का निकाले, चाहे 70 किलोमीटर का निकाले, जितने भी किलोमीटर का किराया निकालना होगा हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए।